हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रक्त संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले, स्तनधारियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जंतु में आरबीसी उभयोत्तल होते हैं। यानी कि स्तनधारी में जो आरबीसी होती है वो होती है, देखिए आरबीसी का आकृति समझिए। आरबीसी तीन आकृति होती है, एक गोलाकार, एक तस्तरीनुमा और तीसरी उभयोत्तल। तो जो स्तनधारी होते हैं उसकी जो आरबीसी होती है या तो होती है गोल या होती है तस्तरीनुमा, लेकिन उभयोत्तल उभयोत्तल कहते हैं दोनों ओर से पिचकी हुई, बीच में से उठी हुई। ये होती है कशेरुकी जंतु में। कशेरुकी जंतु में आरबीसी की आकृति कैसी होती है? उभयोत्तल होती है। स्तनधारियों के आरबीसीएस के में केंद्रक नहीं होते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्तनधारी की आरबीसी में क्या नहीं होते? केंद्रक नहीं होते। लेकिन दो स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, और वे स्तनधारी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऊंट और दूसरा होता है लामा। ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जंतु होते हैं स्तनधारी जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। बाकी किसी जंतु के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। स्तनधारी की बात हो रही है। और एम्फीबियन कहते हैं उभयचरों को, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और धरती पे भी आ सकते हैं, जैसे मेंढक। तो एम्फीबियन क्या होते हैं? इनकी आरबीसी सबसे बड़ी और स्तनधारियों में सबसे छोटी होती है। एम्फीबियंस में आरबीसी सबसे बड़ी होती है और स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। इसके बाद सबसे छोटे आरबीसी की अगर बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर कस्तूरी मृग, मस्क डियर कहते हैं, कस्तूरी मृग में होते हैं। आइए डायग्राम देख लेते हैं कुछ डायग्राम को। ये था लामा, जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। ऊंट के साथ साथ लामा। लामा के बाद आप ये देखिए, यह है एम्फीबियंस, उभयचर, जिनकी आरबीसी किस आकृति की होती है? उभयोत्तल, यानी कि बाइकॉन्वेक्स। ये एम्फीबियंस है, यानी कि उभयचर कहते हैं इनको। इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी उभयोत्तल आकृति की होती है। ये इनका एक प्रमुख लक्षण होता है आरबीसी, इनकी आरबीसी में। और तीसरा कस्तूरी मृग, ये है कस्तूरी मृग, जिसकी आरबीसी सबसे छोटी आकृति की, इनके अंदर सबसे छोटी आकृति के आरबीसी उपस्थित होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये है कस्तूरी मृग। अब देखते हैं आरबीसी की, रक्त की कुछ और सामान्य बातें। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हेमोसाइटोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका उपयोग किया जाता है? हेमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न रखना। और अगर आरबीसी की संख्या रुधिर में कम होती है तो इस अवस्था को हम एनीमिया रोग कहते हैं। जो नॉर्मली आरबीसी होती है उसकी संख्या अगर कम हो जाती है तो रोग होता है एनीमिया। और अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है तब इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया रोग। तो दोनों अवस्था में रोग हो सकते हैं। अगर आरबीसी की संख्या घटती है जब एनीमिया रोग, और अगर बढ़ती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, कैचवे। कैचवे में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। कैचवे की अगर बात करें, कैचवा एनिलिडी संघ का प्राणी होता है। तो एनिलिडे संघ के जितने भी प्राणी होते हैं जो खंड में विभक्त होते हैं, जैसे जोंक, नेलिस, कैचवा, तो उनकी जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनके अंदर वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन एनिलिडा और मोलस्का संघ के जितने भी जंतु आएंगे उसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। याद रखना कौन कौन से? एनिलिडा और मोलस्का संघ के। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इनका भी। एक आरबीसी लगभग 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 30 माइक्रोग्राम। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग, एक आरबीसी की बात हो रही है, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितने होते हैं? 26.6 करोड़ अणु होते हैं एक आरबीसी के अंदर। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम को। इसके बाद पहले ये समझिए, कुछ और तथ्य को समझिए। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। श्वेत रुधिराणु 3 कणिका युक्त और 2 अकणिका युक्त। तो उसमें से एक का नाम है ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस की संख्या अगर कम हो जाती है, यानी कि 4000 से नीचे ब्लड रिपोर्ट अगर आप कराते हैं, 4000 से नीचे आती है, तो इस बीमारी को हम ल्यूकोपोनिया कहते हैं। और यह अवस्था किस कंडीशन में आती है?
ल्यूकोसाइट्स की संख्या, जब ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है उस कंडीशन में ल्यूकोसाइट्स की संख्या घट जाती है। या दूसरी कंडीशन, अगर फोलिक अम्ल की कमी हो जाए शरीर के अंदर, फोलिक एसिड की कमी हो जाए, इस विटामिन की कमी के कारण भी ल्यूकोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। ल्यूकोसाइट्स एक WBC होती है, ठीक है ना। और ल्यूकेमिया, ये देखिए एक रोग होता है ल्यूकेमिया, रुधिर कैंसर, जिसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर संख्या बढ़ती है WBC में, ल्यूकोसाइट्स की संख्या ल्यूकोपोनिया होती है। और अगर संख्या बढ़ती है, ये किस कंडीशन में होता है, जब रुधिर कैंसर हो जाता है। उस कैंसर की पहचान कैसे होती है, ब्लड टेस्ट में। अगर WBC की संख्या ज्यादा हो जाती है, WBC में कौन सी, ल्यूकोसाइट्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है, तब ल्यूकेमिया रोग होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, रुधिर कैंसर में। सभी कशेरुकी जंतु में हीमोग्लोबिन श्वसन रंजक होता है। कितने ही कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि श्वसन रंजक पदार्थ कौन सा होता है, और वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। और कहाँ उपस्थित होता है, ये RBC के अंदर। लेकिन मैंने अभी एनिलिडा और मोलस्का बताया है, वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है RBC। अब यहाँ देखिए बर्फ मछली की बात हो रही है और ईल, इसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे दो जंतुओं के नाम बताओ जिनके अंदर, या एक ही जंतु पूछ ले कि जिनके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, तो वे कौन कौन सा होता है, बर्फ मछली और ईल। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम के द्वारा। ये है बर्फ मछली जिसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। और अभी एक जंतु का नाम हो रहा है ईल, ये है ईल, ये भी एक प्रकार की मछली है, ये ईल है। इन दोनों की खासियत क्या है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अब ये देखिए, ये एनिलिडा तथा मोलस्क में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एनिलिडा और मोलस्का, इनमें हीमोग्लोबिन कहां होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ। और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। अब नाम तो बहुत सुनते हैं आप, प्लीहा प्लीहा, जहां RBC मर जाती है और इनका कहां इकट्ठे होते हैं मर के, कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा। आइए मनुष्य के शरीर में प्लीहा किस जगह उपस्थित होता है, ये भी एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं एनिलिडा संघ के जंतु और मोलस्क संघ के, जिनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है। ये जो जंतु है ये एनिलिडा संघ के है। पहचान इनकी, खंडों में विभक्त होता है इनका शरीर। ये है नेरिस, और ये है कैचुआ, और ये है जोंक। इस तरीके से एनिलिडा संघ के हैं। और अब आप ये देखिए, ये है मोलस्का संघ के जंतु, जैसे शंख, सीपी, ये मोलस्का संघ, इनमें भी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। ऑक्टोपस भी मोलस्का संघ का ही प्राणी होता है, ठीक है ना। ये सारे जंतु है मोलस्का संघ के। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया, प्लीहा, जहां RBC का कब्रिस्तान होता है। देखिए डायग्राम आप देखिए, ये लिवर होता है, लिवर के बाद यहाँ स्टोमक होता है, ये जो ऊपर है ये है प्लीहा। इसका डायग्राम स्प्लीन, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, और ये है स्प्लीन। ये प्लीहा है जहां RBC का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, प्लीहा, स्टोमक के जस्ट ऊपर और लिवर से लगा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से अब थोड़ी जनरल बातें। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर मनुष्य विश्राम कर रहा है तो कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और हृदय एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है, इसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन, जब एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है। और हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर पंप कर देता है। 1 मिनट में कितना कर देता है, 5 लीटर। और मनुष्य का हृदय अपने जीवन काल की अगर पूरी बात करें, अगर 70 वर्ष तक वो जीवित रहता है, तो लगभग 20 करोड़ बार दिल वो इसका हृदय धड़कता है। और इस समय में लगभग 15 करोड़ 50 लाख लीटर रुधिर को पंप कर देता है। इस तरीके से आपने ये रुधिर की सामान्य बातें जानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।